स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विशिष्ट ऊष्माधारिता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी मैटर की एक फिक्स क्वांटिटी होती है। चाहे वो वाटर हो, बर्फ हो, भाप हो, कोई मेटल हो, नॉन मेटल, कोई भी मैटर हो, सभी मैटर की उनसे रिलेटेड एक फिक्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। इसे डिफाइन किस प्रकार से करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसके फॉर्मूले को समझना होगा। उस फॉर्मूले के थ्रू हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। तो देखिए, इससे पिछले वीडियो में जब मैंने आपको हीट पढ़ाया था, वहाँ पे हीट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला दिया था। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो वो फ़ॉर्मूला आपके ज़रूर ध्यान में होगा। फ़ॉर्मूला था Q इक्वल्स टू mc डेल्टा T। किसी भी मैटर की अगर हमें हीट निकालनी हो किसी भी पदार्थ की, तो ये फ़ॉर्मूला हम काम में लेते हैं। जहाँ पे Q है वो हीट है, M है वो मास है, C उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और डेल्टा T था उसका टेम्परेचर डिफरेंस, जिस टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हमने ये Q कैलकुलेट किया था, हीट कैलकुलेट की थी। इसी फॉर्मूले से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि मैं इस M और डेल्टा T को इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर के जाऊँ, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा C इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल्टा T और यही आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? C इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल्टा T। अब इसकी यूनिट क्या होगी? ऊपर है हीट और हीट की क्या होती है? जूल अपॉन नीचे M यानी मास और मास की होती है किलोग्राम और डेल्टा T यानी टेम्परेचर डिफरेंस और टेम्परेचर की होती है केल्विन। तो जूल अपॉन किलोग्राम इंटू केल्विन, ये इसकी एसआई यूनिट है। और जो सबसे ज़्यादा काम में आएगी ना, वो इसका थोड़ा-सा छोटा रूप काम में आएगा। न्यूमेरिकल में अक्सर आपको देखने को मिलेगा जूल अपॉन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए, यूज़ में तो कोई-सी भी यूनिट ले सकते हैं, जहाँ आपको मैटर का द्रव्यमान जिस फॉर्म में दिया हुआ हो, उसी के अकॉर्डिंग हम काम में लेते हैं इनकी वैल्यू को। लेकिन जो इसकी एसआई यूनिट है, वो होती है जूल अपॉन किलोग्राम इंटू केल्विन। और इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होती है इसकी L2 T-2 और थीटा -1। ये है इसकी डायमेंशन, किसकी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। अब देखिएगा, ये जो बात की है ना, ये भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के 2 टाइप्स में से पहले टाइप की बात है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसके सिंबल भी हम 2 प्रकार से डिफाइन करते हैं। या तो हम इसको स्मॉल c से डिनोट करते हैं या हम इसे s से डिनोट करते हैं। एक अगले वीडियो में जब हम हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, वहाँ पे हम कैपिटल C का यूज़ करेंगे और कैपिटल C काम में आएगा हीट कैपेसिटी के। जबकि जो स्मॉल c है, ये डिनोट करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आगे इस वीडियो में मैं SHC से डिनोट करूँगा, तो आपको ध्यान में रखना है। कहीं पे भी SHC मिले, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात हो रही है। अब देखिए, इसी फॉर्मूले से हम इसकी डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हमारे पास में जो भी मैटर है उसका द्रव्यमान है 1 ग्राम, तो M इक्वल्स टू है 1 ग्राम और इसके टेम्परेचर डिफरेंस हमने किया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब डेल्टा T है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कुछ भी था, मान लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका पहले तापमान था, फिर इसके तापमान को बढ़ा करके हमने 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। इसका मतलब डेल्टा T हमें कितना प्राप्त हुआ? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से टेम्परेचर डिफरेंस हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है और मैटर है अपने पास में 1 ग्राम। जैसे पानी है, 1 ग्राम पानी का तापमान हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो इस कंडीशन के लिए जो हीट रिक्वायर होगी ना, उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे उस पदार्थ की। यानी आपके पास में ये दोनों कंडीशन हो, तब अपने पास में फॉर्मूला क्या बनेगा? C इक्वल्स टू Q। यहाँ से आप देखिए, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो किसके बराबर है? Q के बराबर है। तो यहाँ से जो डेफिनेशन बनती है वो यही बनती है कि 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब मान लीजिए, अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम हो, नेक्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, फॉर वेरी स्मॉल टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर में एक छोटा सा चेंज हो, तो उसे हम डेल्टा टी की जगह डिनोट करेंगे dt से। अब देखिए, टेम्परेचर डिफरेंस कम है, इसका मतलब हमने हीट भी बहुत कम दी होगी, तो हम Q को डिनोट कर देंगे यहाँ पे dQ से।
किसी भी सूक्ष्मतम राशि को दर्शाना हो तो हम डेरिवेटिव फॉर्म काम में लेते हैं, तो यहाँ पे dt हो गया और dq हो गया। तो अब अपने पास में जो c का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, c इक्वल्स टू dq अपॉन m dt। ये कब है, जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही स्मॉल हो, उस कंडीशन के लिए। तो अभी हमने सबसे पहले हमने इसका फॉर्मूला डिफाइन किया था, फॉर्मूले से हमने इसकी डेफिनेशन क्रिएट की। उस डेफिनेशन को समझने के बाद में अब आपके इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यह एक मास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास इंडिपेंडेंट है। मास इंडिपेंडेंट का मतलब यह किसी भी मैटर के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगी। इसका मतलब सी है वो क्या है, फिक्स है। किसी भी मैटर के लिए सी की वैल्यू फिक्स होती है, क्योंकि यहाँ से इस फॉर्मूले में देखिए ये तो एक यूनिट बन गई। यूनिट किस प्रकार से बन गई, आपने जो टोटल इसको हीट दी है उसको आप डिवाइड कर रहे हैं उसके टोटल मास से। इसका मतलब आप तो उसके मास के एक सूक्ष्मतम कण, जिसे हम इकाई द्रव्यमान बोलते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे इस सी को डिफाइन किया है। अगर आपने इकाई द्रव्यमान के लिए डिफाइन कर दिया तो अब आप मुझे बताइए कि ये द्रव्यमान पर डिपेंड कैसे हुई। द्रव्यमान पे डिपेंड तो ये तब होती जब यहाँ पे द्रव्यमान की बात ही ना होती, हमें तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टोटल मास से गुणा करना पड़ता, तब ये डिपेंड करती। जो कि आगे हम अगले वीडियो में जब हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे वो एक मास डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी वो यही है कि यह मास इंडिपेंडेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है हर मैटर के लिए। सेम नहीं होती सभी के लिए, अलग अलग, लेकिन हर मैटर की एक पर्टिकुलर हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। जैसे मैं बात करूँ तो वाटर की होती है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से आइस की होती है 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप कॉपर की बात करें तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 0.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से ये हर मैटर के लिए अलग अलग होती है, लेकिन किसी एक मैटर के लिए ये फिक्स वैल्यू होती है। अब वाटर आप चाहे कितने भी डिग्री सेल्सियस का लो, कितने भी द्रव्यमान का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी हीट कैपेसिटी 4.2 ही आएगी, ये फिक्स है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टाइप कितने होते हैं। तो इसके दो टाइप होते हैं, जिसमें से एक टाइप तो हम अभी पढ़ ही चुके हैं, वही टाइप है इसका एक। तो बात करें इसके टाइप्स, दो टाइप्स हैं। फर्स्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और सेकंड होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब 1 ग्राम उस मैटर का द्रव्यमान लिया और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाया, और उसके लिए जो हीट रिक्वायर हुई थी वो तो थी ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या ग्राम विशिष्ट उष्मा धारिता। ये अभी हम समझ चुके हैं कौन से फॉर्मूले से, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी से, जहाँ पे हमने m लिया था 1 ग्राम, इससे हमने डिफाइन किया था। ओके, तो ये तो फॉर्मूला हो गया इसका ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब, मोलर शब्द से हमें लेना चाहिए मोल, और मोल क्या होता है, मोल होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास या मोलर मास। ठीक है, इसका मतलब इसे हम शॉर्ट टर्म में डिफाइन करें तो वो होगा m अपॉन कैपिटल एम, जहाँ स्मॉल m है उस मैटर का मास और कैपिटल M है उसका मोलर मास, जिसे हम बोलते हैं आणवीय द्रव्यमान। ठीक है, इस प्रकार से अपना मोल डिफाइन होता है। अब आपको यहाँ पे बोला गया कि आपको डिफाइन करनी है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करनी होगी तो आपको जो हीट कैपेसिटी ग्राम वाली थी इसे इंटू करना होगा मोलर मास से। क्यों, अभी समझ में आएगा आपको। तो आप इसे मोलर मास से एक बार इंटू कीजिए तो C इक्वल्स टू एम इंटू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ये मैंने क्यों करवाया, देखिए ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, इसका मतलब उसमें भाग लगेगा उसके द्रव्यमान का, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करनी होगी तो उसमें हम भाग देंगे मोलों की संख्या का, और मोलों की संख्या क्या होती है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M हमें बनाना होगा, और नीचे हमें n लाना है Q के, तो उसके लिए हमें यहाँ m से इंटू करना पड़ा।
क्यों? देखिए एन होता है, मोल को हम डिफाइन करते हैं एन से, डिनोट करते हैं। एन इक्वल्स टू होता है स्मॉल एम अपॉन एम। इसका मतलब 1 अपॉन एन होगा कैपिटल एम अपॉन एम। हमें तो 1 अपॉन एन चाहिए, तभी तो क्यू के नीचे आएगा। तो ये क्या होगा, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। ये रहा अपना कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। इसका मतलब हमें प्राप्त होगा सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, और ये फॉर्मूला होगा अपना मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ये है ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए फॉर्मूले तो इनके हमने देख लिए, अब हम बात करते हैं यूनिट्स की। तो इसकी यूनिट हम देख चुके हैं। इसकी यूनिट हमने क्या देखी थी, अभी पढ़ी थी हमने थोड़ी देर पहले, वो थी जूल अपॉन किलोग्राम इंटू केल्विन। और इसकी जो यूनिट होगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, वो होगी जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन। ठीक है। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अलग कंसेप्ट है, वहाँ पे आपको जिस भी फॉर्म में दी हुई है आपको आंसर उसी फॉर्म में निकालना होगा, या फिर क्वेश्चन में आपको जूल अपॉन किलोग्राम इंटू केल्विन दे और ऑप्शन में आपको जूल अपॉन ग्राम इंटू सेंटीग्रेड में पूछ ले, तो वो आपको पूरा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, वो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो आपको इनकी एसआई यूनिट याद करनी है। अब हम डायमेंशन देखें तो इसकी डायमेंशन हमने देखी थी L2 T-2 और थीटा-1 प्राप्त हुई थी। लेकिन यहाँ पे जो डायमेंशन प्राप्त होगी ना मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, वो होगी m L2 T-2 थीटा-1 म्यू-1, जहाँ म्यू मोल को रिप्रेजेंट करती है और थीटा है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ये तो आपको पता ही है। तो आपको जो चेंज करना है ना, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो डायमेंशन थी, उसी से आपको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो डायमेंशन है उसको याद करना है। करना क्या है, उससे पहले आपको m लगाना है और उसके बाद में आपको म्यू-1 लगाना है, और आपकी बन जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन। तो ये बात हुई अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके टाइप्स, उसके फॉर्मूले, उसकी डेफिनेशंस, और हमने देखा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास इंडिपेंडेंट होती है, मास पे डिपेंड नहीं करती। ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में परेशान कर सकता है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है एग्जाम में, एक दो बार पूछा भी गया है, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में। वहाँ हम अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे, यहाँ अलग कंसेप्ट चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मास इंडिपेंडेंट है, इसके टाइप्स हमने देखी, इसकी डेफिनेशन हमने देखी। अब इसके इसी कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम दो चार न्यूमेरिकल करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने हीट पढ़ी थी, वहाँ पे मैंने आपको केवल हीट की कुछ थ्योरेटिकली बातें और उसका फॉर्मूला बताया था। वहाँ पे न्यूमेरिकल हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में हमें प्राप्त हो रहा था Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। सी क्या थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जब तक आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कंसेप्ट को नहीं समझ लेते, आपको ये वाले न्यूमेरिकल बताना बिल्कुल व्यर्थ था। इसीलिए वहाँ पे हमने न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं किए थे, और अब हम हीट और स्पेसिफिक हीट दोनों को कॉमनली लेकर के 4 न्यूमेरिकल करेंगे, जिनमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है, जिसमें दिया हुआ है कि 20 ग्राम पानी का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए आवश्यक ऊष्मा बताइए। पूछा क्या है, ऊष्मा यानी हीट क्यों। दिया हुआ क्या है आपको, 20 ग्राम वाटर यानी मास दिया हुआ पानी का। फिर आपको दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान करना है, इसका मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड हमें डेल्टा टी दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है, गिवन है सी वाटर इक्वल्स टू 4.2 जूल पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, इसका मतलब आपको 4.2 जूल अपॉन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है सी। तो क्यू निकाल दो, क्यू क्या होता है, क्यू होता है एम सी डेल्टा टी। वैल्यू पुट करो, एम की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 4.2 और डेल्टा टी की वैल्यू 60। यूनिट्स आप रखेंगे, मैं साइड में आपको रख के दिखाता हूँ। एम की हमने रखी ग्राम, और सी की हमने रखी जूल अपॉन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, टी की हमने रखी डिग्री सेंटीग्रेड। काट दो, ग्राम से ग्राम और डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड मर गया, तो हमारे पास में जूल बचा। क्या यही यूनिट होती है हीट की? बिल्कुल। तो यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो आएगी जूल। अब ये तो मैथमेटिक्स है, इसे सॉल्व कर लो। तो आपका 20 इंटू 4.2 बन जाएगा 84 इंटू 60, और इसे आप इंटू करेंगे तो क्यू की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 5040 जूल।
5040 जूल की आवश्यकता होगी। किसके लिए? 20 ग्राम पानी का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 ग्राम पानी को 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करना है। तो इसके लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? अब गर्म करना हो चाहे ठंडा करना हो, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उस मैटर का मास, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और उसका टेम्परेचर डिफरेंस, और हम कैलकुलेट कर देंगे हीट हमारी तरफ से, चाहे वो गर्म करवाए चाहे ठंडा करवाए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो रखो वैल्यू, एम कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। सी कितना होता है वाटर का? 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी हमें कितना दिया हुआ है? 50 टू 10 आ रहा है, इसका मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वैल्यू पुट करो, ये हो गया 100, ये आ गया 4.2 और ये आ गया 40। यहाँ पे आपका बनेगा, ये हो गया 420 इंटू 40। तो 420 को 40 से इंटू करेंगे तो हीट हमारे पास में आएगी, ये आ गया 16800 जूल। ठीक है, 16,800 जूल की आवश्यकता होगी 100 ग्राम पानी को 50 डिग्री से 10 डिग्री तक ठंडा करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि एक हीटर 200 वाट की दर से ऊष्मा निष्कासित कर रहा है। 200 वाट, ये क्या है? उसकी पावर कितनी दी है? 200 वाट। तो इस ऊष्मा से 100 ग्राम पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना समय लगेगा? हमें मास कितना दिया है वाटर का? 100 ग्राम। टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें क्या पूछा है कि इतने इस डेल्टा टी में कितना समय लगेगा, मतलब टेम्परेचर 10 से 60 डिग्री होने में कितना समय लगेगा, ये हमें पूछा है। यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगेगा? कंसेप्ट लगेगा हीट रिलीज्ड बाय हीटर इक्वल्स टू होगा हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर। ठीक है, हीट रिलीज बाय हीटर कितनी होगी? हीटर कितनी हीट को रिलीज करेगा? तो इसके लिए हम काम में लेते हैं हीट की पावर इनटू उस हीट को, सॉरी, हीटर की पावर इनटू उस हीटर को हमने कितनी देर जलाया वो समय, तो P इंटू टी इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर क्या होगी? MC डेल्टा टी। MC डेल्टा टी यानी MC डेल्टा टी इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू टी, जहाँ P पावर है। चलिए बढ़िया, अब हम कैलकुलेट करना है हमें T। इसका मतलब T इक्वल्स टू होगा MC डेल्टा टी अपॉन P। वैल्यू पुट करो, ये हो गया आपका T इक्वल्स टू M, देखो कितना है, M है 100 ग्राम, 100 इंटू C वाटर का होता है 4.2 इंटू डेल्टा टी 50 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन P कितना दिया उसकी क्षमता या पावर? 200 वाट। ये हो गई 200। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो T इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा, ये दो बिंदी से दो बिंदी, ये हो गए 210/2, यानी T इक्वल्स टू 105 सेकेंड। अब आपके पास में, इसका मतलब आपके पास में 200 वाट का हीटर है, उसको जब आप 105 सेकेंड तक जलाएंगे, तब आपके पास में जो 100 ग्राम का वाटर है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 60 डिग्री होगा। अब यहाँ पे आपकी एक प्रॉब्लम और आ सकती है, इस फॉर्मूले से मैं उसे बताना चाहूँगा कि सर पी है वो वाट में है और टी आपने सेकंड में कैलकुलेट कर दिया, और आगे हमारे पास में जूल आ रही है, तो इससे टी जो टाइम निकाला उसका सेकंड आप किस प्रकार से लेकर के आए? एक्चुअल में टाइम की यूनिट सेकंड होती है, लेकिन वो लेकर के कैसे आए? इस फॉर्मूले से देखिएगा, एम है वो क्या है? ग्राम में, इंटू सी क्या है? जूल अपॉन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और टी क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड। नीचे कितना है? पी दिया हुआ है वाट में, और वाट क्या होता है? वाट होता है जूल अपॉन सेकंड। अब तो कर लोगे, काटा-पीटी करनी है, ग्राम से ग्राम कटा, डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कटा, और जूल से जूल कटा, सेकंड नीचे है जाएगा ऊपर, तो कितना बन जाएगा? सेकंड। तो यहीं से ही हमें सेकंड प्राप्त हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे 105 सेकंड लिखा है, टाइम हमें प्राप्त हुआ है। क्लियर है? चलिएगा, बहुत अच्छी बात है, आपके समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम फ्रीज का ले लेते हैं, अभी हमने हीटर का लिया था। क्वेश्चन है कि एक फ्रीज 100 वाट की दर से ऊष्मा निष्कासित करता है। यहाँ पे देखिए हीटर और फ्रीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। हीटर जब ऊष्मा निष्कासित करता है, इसका मतलब वो मैटर की ऊष्मा को या उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। फ्रीज जब ऊष्मा निष्कासित करता है तो वो क्या करता है? वो उस मैटर में से हीट लेता है और उसे बाहर वायुमंडल में फेंक देता है। ये बहुत बड़ा
कन्फ्यूज़न है सभी बच्चों के, बड़ों के, सबके कि फ्रीज़ है ना किसी वस्तु को ठंडा करता है। अरे ठंडा कैसे करेगा यार? आप ही बताओ, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। अब आपने कहा कि फ्रीज़ ठंडा कर रहा है उसको, इसका मतलब फ्रीज़ है वो उसको ठंड दे रहा है। अरे ठंड थोड़ी देता है, गर्मी लेता है। जिधर ज़्यादा टेम्परेचर होगा उधर से हीट निकलेगी और कम टेम्परेचर की ओर जाएगी। इसका मतलब जो आपने गर्म वस्तु रखी है उसमें से हीट निकलेगी और ठंडे वातावरण बना रखा है फ्रीज ने उसमें वो चली जाएगी। उसे वो पकड़ करके बाहर फेंक देगा। तो फ्रीज है ना वो हीट उसको ठंडाई देता नहीं है, उसमें से गर्मी निकालता है वो। तो ये अपने दिमाग से कन्फ्यूज़न आप निकालो। तो उस ऑब्जेक्ट से ये ऊष्मा निकालेगा और उसको बाहर फेंक देगा। तो यहाँ पे निष्कासन का अर्थ ये है। आगे देखते हैं। अभी हमने देखा कि फ्रीज 100 वाट का है और इस प्रक्रिया में 100 ग्राम पानी का ताप 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो इसमें कितना समय लगेगा? वही हमें दे दिया, पावर दे दी उसकी 100 वाट, ठीक है। मास दे दिया हमें वाटर का 100 ग्राम और उसका टेम्परेचर डिफरेंस दे दिया हमें 70 डिग्री सेंटीग्रेड और सी हमें गिवन है 4.2 जूल ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। वही समय पूछा है, क्या पूछा है? फाइंड द टाइम। किसके लिए? जब टेम्परेचर डिफरेंस इतना करना हो उसके लिए। निकाल दो। वही पी इंटू टी यानी हीट एब्जॉर्ब बाई फ्रीज, ऐसे मान लीजिए आप यहाँ पे। उसने कितनी एब्जॉर्ब की और उस मैटर से कितनी हीट निकली। तो P इंटू टी इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। टी निकालना होगा तो एम सी डेल्टा टी अपॉन पी। अब वैल्यू पुट कर दो। ये आपका आ गया 100 इंटू 4.2 इंटू 70 अपॉन 100। 100 ने 100 को मारा और 4.2 को 70 से इंटू किया तो आंसर हमारा 294 सेकेंड, 294 सेकेंड। इतना समय लगेगा उस फ्रीज को 100 ग्राम पानी को 80 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने में। कब? जब उसकी पावर होगी 100 वाट, 100 वाट का फ्रीज होगा तब। आई होप आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इससे पहले वाला वीडियो हीट, ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो वीडियो को पुनः देखिए, यही तो रिकॉर्डेड लेक्चर का फ़ायदा होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।